हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। उम्मीद करता हूं जो डीपीपीज आपको मिल रही है वो आप सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब कोई भी लेक्चर आपको मिलता है तो उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है जो आपने उस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ा था। डीपीपी कहां मिलता है मैं फिर से बता देता हूं कि जब कोई भी लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको डीपीपीस के लिए लिंक अवेलेबल है, जिसको क्लिक करोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आप उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप फंस जाते हो या नहीं सॉल्व हो पाते। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए मैं अवेलेबल हूं। मैं यहां पे वीडियो सॉल्यूशन आपको सारे बताऊंगा इसके, और ये सॉल्यूशंस डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को मिस मत कीजिएगा। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल जो यहां पे पूछा गया था वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। आगे चल के अभी तो चलो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल जो बढ़ेगा ना तो वहां पे आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि नॉट है कि नहीं है ना, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज करती है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, नॉट को भूल जाते हैं और बस वो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7 फंडामेंटल और वो टिक लगाते हैं। हाँ सर, एम्पियर भी है, कैंडेला भी है, मोल भी है। क्या सर ऐसे 3 ऑप्शन टिक करना सही रहता है क्या? मेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप एडवांस का पेपर दोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो एडवांस में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मेंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहां पे कोई एक सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल। तो सर ये सारी तो फंडामेंटल है। एम्पियर करंट के लिए होता है भाई, ये किसके लिए है? करंट के लिए है, तो ये तो फंडामेंटल होता है ना। हाँ सर। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी क्या है? फंडामेंटल है। स्पेलिंग देख लेना, कहीं गलत तो नहीं लिख दी मैंने, है ना, कभी कभार मैं स्पेलिंग में गलती कर देता हूं। फिर मोल, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने लिखा मोल। बहुत बढ़िया। तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इनकी जो यूनिट होंगी वो सारी फंडामेंटल यूनिट है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमें कौन सा चाहिए? जो फंडामेंटल नहीं है, तो वो हो जाएगा हेनरी। सर ये हेनरी किसकी यूनिट होती है? भाई ये यूनिट होती है सेल्फ इंडक्शन की। सर ये सेल्फ इंडक्शन क्या है? अभी इन चक्रों में मत पढ़ो, क्लास 12th का टॉपिक है इंडक्शन, वहां पढ़ेंगे। इनफैक्ट सेल्फ इंडक्शन के अलावा म्यूचुअल इंडक्शन भी आता है जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अभी इन चक्रों में मत पढ़ो कि सर क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, क्यों होता है। घबराओ बिल्कुल भी मत, बस नोट करते जाओ, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन आगे जाके पढ़ोगे, जैसा कि आता है यार, है ना, ईएमएफ करके एक पूरा चैप्टर है वहां पे, तो उसमें अच्छे से पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ईएमआई करके चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे आता है, क्लास 12th का पार्ट है। तो ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फंडामेंटल यूनिट भी नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है भाई। सो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं सबने किया होगा। अगला सवाल बोलता है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वलेंट टू। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी बताता हूं कैसे करना था। आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को जब आप लिखते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को जब आप लिखते हो तो उसको लिखते हो एन यू के फॉर्म में, वेयर एन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यू जो होता है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, तो सर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहती है। अरे जब मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखता हूं तो क्या वैल्यू बदल जाती है क्या उसकी? अरे मतलब तो सेम है, अलग अलग सिस्टम में लिखा हुआ है बस हमने। तो कहते हैं जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्जन करते हो तो n1 इज इक्वल्स n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2 लिख सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि सर आप 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर लिखो, बात वही है।
आप या तो 1 मीटर लिखोगे या 100 सेंटीमीटर लिखोगे, बात वही है, कोई परिवर्तन नहीं है यहां पे। तो मैंने बोला ठीक है सर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से हम एक बात को समझ चुके हैं कि हमें यहां पे लिखना है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब उसने क्या बोला हमसे, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, तो सर किससे कंपेयर करें इसको, देखो भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ऑप्शन देखे तो न्यूटन में आ रहा है, तो एसआई से सीजीएस का कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली। तो वो 1 न्यूटन लिख दिया यहां पे मैंने, इज इक्वल्स टू N2 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। भाई न्यूटन कैसे लिखा जाता है, न्यूटन को लिखते हैं सर केजी मीटर पर सेकंड के फॉर्म में, ऐसे लिखते हो ना न्यूटन को, तो सर न्यूटन तो ये एसआई में हो गया। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, एसआई में लिखोगे तो होता है न्यूटन, तो ये एक तरफ एसआई में लिख दिया। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, देखो भाई केजी की जगह पे मैं लिखता हूं 10 ग्राम, फिर मीटर की जगह पे मैं लिखता हूं 10 सेंटीमीटर, और अपॉन में टाइम की जगह पे लिखता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्क्वायर सेकंड की जगह मैं लिखता हूं 0.1 सेकंड का स्क्वायर। चलिए भाई बहुत ही शानदार, तो एक तरफ लिख दिया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, U2 नया सिस्टम जो था हमारा उसमें जो भी वैल्यूज आ रही थी, केजी बोले तो मास, मास कितना है 10 ग्राम, मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, सेकंड बोले तो टाइम, टाइम कितना था 0.1 सेकंड, लिख दिया, बहुत ही शानदार। सो यहां से 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 इंटू, देखो भाई 10 इंटू 10 100, तो यहां पे लिख दिया 100 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार, न्यूटन को मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन हो सके। यहां पे न्यूटन को क्या करता हूं मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए एक बार, है ना। सो मैंने क्या किया, वहां लिखा 1, न्यूटन की जगह लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो N2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 0.01, क्या ये बात सहमत है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01। ग्राम की जगह पे क्या लिखा जाए, सर ये तो ग्राम हो गया, चलो लिख देते अभी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई कंपैरिजन किया, 1 केजी, सर यहां पे तो 1 लिख दीजिए, केजी की जगह लिख दीजिए 1000 ग्राम, फिर मीटर की जगह लिखा 100 सेंटीमीटर, फिर सेकंड की जगह तो सेकंड ही चलेगा सर, N2 इज N2 इंटू, भाई यहां पे पॉइंट हटाओगे अपवर्ड 0 और आएंगे, तो 10 की पावर 4 लिख दिया इसको मैंने, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए भाई कुछ मर रहा है, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर, मर गया। इधर बनेगा क्या 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 इज इक्वल्स टू N2 इंटू 10 का पावर 4, सो 10 इज इक्वल्स टू N2। क्या उसने मुझसे ये मांगा था, क्या उसने मुझसे ये मांगा था, क्या नहीं सर, उसने यूनिट ऑफ फोर्स मांगी थी, क्या होगी। तो भाई यूनिट ऑफ फोर्स कैसे लिखी जाएगी, आओ जरा दिखाएं तुम्हें। तो मैंने बोला सर N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ये जो है न्यू सिस्टम है, ये है ना, ये जो है वो न्यू सिस्टम है जिसमें आपको चीजें डिफाइन करी दी थी। ये वाला जो था हमारा एसआई सिस्टम था, ये मुझे नए वाले सिस्टम में फोर्स का यूनिट बताना है, मुझे नए वाले सिस्टम में फोर्स का यूनिट बताना है, तो यहां पे लिखा मैंने 1 न्यूटन, N2 का वैल्यू 10 आया है और U2 लिख दिया मैंने। भाई U2 का जो मिलेगा वो मिलेगा 1/10 न्यूटन, ये है आपका फाइनल आंसर। उसने क्या मांगा था, यूनिट ऑफ फोर्स इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम, बस, है ना। कितना हलवा सा सवाल, ये दिखने में बड़ा टफ सा लग रहा था लेकिन है कितना हलवा सा सवाल सर। तो क्या बोला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को जब आप लिखोगे तो उसको एन यू के फॉर्म में लिखते हो, एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू बोले तो यूनिट। भाई बोला जाता है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखोगे तो कोई बात बदलती नहीं है, मतलब N1U1 कैन बी इज इक्वल्स टू N2U2, ऐसी बातें बोलना जायज है बिल्कुल।
तो मैंने बोला भाई यहां से देख लो N1U1 बराबर N2U2। क्वेश्चन में देखा है यहां पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है सर। ऑप्शन देखा तो मुझे न्यूटन दिखा, तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक सिस्टम जो जानते हैं हम लोग वो है SI वाला, क्योंकि एक तो इन्होंने नया सिस्टम बना दिया, एक बिल्कुल ही इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब ये तो इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया। जो जानते हैं सिस्टम वो SI वाला होगा। तो एक तरफ में लिख दिया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 इंटू, भाई न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो ये न्यूटन कहलाता है। मैंने बोला सर नए वाले सिस्टम में ये जो केजी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास यहां पे केजी में ना होके 10 ग्राम है। ये लेंथ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे लेंथ जो है मीटर में ना होके 10 सेंटीमीटर है। ये जो सेकंड है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे नए वाले सिस्टम में टाइम जो है 0.1 सेकंड है। तो नए वाले सिस्टम में मास लिखा 10 ग्राम, लेंथ लिखा 10 सेंटीमीटर, टाइम लिखा है 0.1 सेकंड का स्क्वायर, और यहां पे 1 न्यूटन चल रहा था। ये 10 10 100 0.1 का स्क्वायर, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अलग आ गया। मैंने बोला यार न्यूटन को तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, तो 1 न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू N2 100 अपॉन 0.01। भाई डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और ऊपर लगेंगे, तो 100 इंटू 100 को लिखते हैं 10 का पावर 4। ये बात तो पता होनी चाहिए तुम लोगों को भी। फिर हमने बोला भाई ठीक है, यहां पे हो गया ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, N2 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला भाई केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में करो, सेकंड का तो सेकंड ही रहता है। तो 1 केजी 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर से सब मर गए। 10 का पावर 5 इज इक्वल्स टू N2 10 का पावर 4। भाई ये 10 की पावर 4 इधर जाएगा, 10 बन जाएगा। N2 का वैल्यू मुझे मिल चुका है, पर उसने ये नहीं मांगा था हमसे, उसने मुझसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मांगी थी, उसने मांगा था द यूनिट ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम। नया वाला जो सिस्टम था उसमें फोर्स की यूनिट क्या होगी ये बताना था। तो मैंने बोला सर इससे क्या क्या करें फिर हम लोग, कोई बात नहीं आगे आ जाओ। हमने बोला N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ये सेकंड वाला नया सिस्टम था, पहला वाला SI सिस्टम था, तो N1 की जगह 1, U1 की जगह न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 अभी निकाला 10, U2 यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम। U2 क्या हो गया है, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम। चलो भाई U2 को देखा 1/10 न्यूटन आ रहा है, मतलब यूनिट ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम इज 1/10 ऑफ द न्यूटन, है ना। तो न्यूटन का 1/10 हो जाएगा, और 1/10 न्यूटन, ऑप्शन ए मुझे यहां पे बिल्कुल सही लग रहा था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। हाँ मैं जानता हूं थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, बट क्या करें यार, है तो सिंपल ना। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो उसके बाद तो खुद ही कर लोगे तुम लोग सारे क्वेश्चन। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस का c। भाई यहां पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे दिया। इफ v इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, t इज मेजर्ड इन सेकंड, द यूनिट ऑफ a इज मीटर पर सेकंड, b इज मीटर पर सेकंड, c इज मीटर पर सेकंड, या फिर a एंड b आर सेम बट दैट ऑफ c इज डिफरेंट। बताइए भाई कौन सा सही ऑप्शन होगा। सर कैसे करें, कैसे करें, v इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। चलो भाई एक छोटा सा ज्ञान देता हूं जो अगले लेक्चर में बहुत काम आएगा तुम्हारे। अगर कोई तुमसे बोले कि भाई यहां पे 2 एप्पल रखे हुए हैं, किसी ने बोला कि भाई 2 एप्पल रखे हैं और 2 आम भी रखे हुए हैं ना, बोल दिया भाई किसी ने कि 2 एप्पल हैं और 2 आम हैं। फिर पूछा क्या भाई जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आपको 4 एप्पल मिलने वाले हैं या फिर 4 मैंगोज मिलेंगे, क्या मिलेगा तुम्हें इनको ऐड करने से, क्या मिलेगा 4 एप्पल या फिर 4 मैंगोज, बोलो। सर कैसी बातें कर रहे हो, 2 एप्पल है 2 मैंगो है, ऐड करने से 4 एप्पल नहीं बन सकता, ना ही 4 मैंगोज बनेंगे। क्यों, क्योंकि सर एप्पल और मैंगो को ऐड नहीं कर सकते ना, वो तो अलग अलग है। हाँ, एप्पल को और मैंगो को ऐड नहीं कर सकते हो, आप ऐड उन्हीं को करते हो जो एक जैसे दिखते हैं। क्या बात है सर, मतलब कि अगर मैं बोलूं एक मैंगो ये है एक मैंगो ये है, तो टोटल कितने हुए, आपने बोला सर 2 मैंगो, ठीक है।
अगर मैंने बोला एक एप्पल ये है, एक एप्पल ये है, तो टोटल कितने? तो आपने बोला सर 2 एप्पल, है ना? तो एक एप्पल ऐड हो रहे हैं, एक मैंगो ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर वो बोले एक एप्पल एक मैंगो, क्या मिलके 2 एप्पल कहलाते हैं? या एक एप्पल एक मैंगो मिलके 2 मैंगो कहलाते हैं? नहीं कहलाते हैं। तो आप ऐड उन्हीं को करते हो जो सेम क्वांटिटीज होती है। तो लिखना स्टार पॉइंट बना के, ये एके सर का ज्ञान है, बहुत काम आता है भाई, ध्यान रखना। इट्स एके सर का ज्ञान जो बड़ा काम का है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आने वाला है, ज्ञान की बात है ना। सो द पॉइंट सेज ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड विच हैव, एड्स लिख दिया क्या मैंने, which are same, which are same, उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो जो सेम होती है। जैसे यहां पे देखो v इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C में, ये v क्या है? v क्या है? v है सर वेलोसिटी। भाई यहां पे वेलोसिटी है तो इधर भी तो वेलोसिटी बननी चाहिए। अरे यार, एक एप्पल क्या एक मैंगो के बराबर हो सकता है? हां बोलो जी, नहीं हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता है। एक एप्पल एक मैंगो के बराबर नहीं हो सकता है। क्या एक मैंगो के बराबर हो सकता है? हां बिल्कुल सर। सर इतनी बातें खाने की जो हो रही है हमारे पास, क्या समझ रहे हो ना भाई? देखो यार, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें चीजें समझ आनी चाहिए, रादर देन एप्पल है मैंगो है ना? तुम्हें कुछ और पसंद है तो तुम वो भी ले लेना, बट ये बात तो समझते हो ना कि एक मैंगो एक एप्पल के बराबर नहीं हो सकता है, एक मैंगो के बराबर हो सकता है। मतलब कि आप जब इक्वेट करते हो तो एक तरफ जो क्वांटिटी होगी दूसरी तरफ भी वही क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर इधर तुमने वेलोसिटी लिखा है तो ये भी तो वेलोसिटी ही होगा, और सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। समझ रहे हो? अगर इधर वेलोसिटी है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी वेलोसिटी होना चाहिए, तो AT स्क्वायर वेलोसिटी है। अरे सर, अगर AT स्क्वायर वेलोसिटी है तो BT भी तो वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, और C भी तो वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि AT स्क्वायर भी वेलोसिटी है, यानी कि AT स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझे? AT स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, और अगर A का यूनिट निकालना है तो सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, तो A इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड क्यूब। सो A का यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। क्या ये ऑप्शन में दिखता है तुम्हें? नहीं दिखता है सर, तो A ऑप्शन हमारा गलत हो गया। समझ गए भावना, है ना? सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो जो सेम है। यानी कि अगर AT स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर है तो BT को भी वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, C को भी वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा। इस केस में देखा गया तो AT स्क्वायर का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट है, BT का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट है, और C का यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट है। तो जरा बताओ तो क्या B का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा? सोचो जरा। नहीं सोच पाए सर, बिल्कुल नहीं सोच पाए, दिमाग ही बंद हो गया हमारा चलना। V इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस का C। भैया बोलो जरा, ये क्या है? वेलोसिटी है, यूनिट बोलो तो मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल्स टू यहां पे A सेकेंड का स्क्वायर प्लस B इंटू सेकेंड प्लस का C। भैया क्या बोले? जो यूनिट यहां पे, वो यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, वो यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, वो यूनिट इसकी भी होनी चाहिए। तो A सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, तो A का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये A का यूनिट बना। फिर B इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, तो B इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये B का यूनिट बना। फिर
c इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, c के साथ कोई और नहीं है, तो ये बना c का यूनिट। चलिए भाई बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही था, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही था। क्या सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है? जी हाँ सर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। समझ गए? हाँ, ये ज्ञान तुम्हें आगे जाके काम आएगा, अगले लेक्चर में डेफिनेटली तुम्हें पढ़ाई जाएगी सारी बातें एक नए नाम से, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बताऊंगा क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो भी यही बातें बोलता है कि सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई बढ़े अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल फिर से वैसे ही आ गया है। इन द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम एंड मास आर चेंज टू, देखो क्या बोला है, अभी तो आप क्या यूज करते हो, लेंथ का यूनिट मीटर ले लेते हो, टाइम का यूनिट सेकंड ले लेते हो, मास का यूनिट केजी ले लेते हो। उसने बोला कि अगर इन सब की जगह आप लेंथ ले लीजिए 100 मीटर, टाइम ले लीजिए 100 सेकेंड, मास ले लीजिए 1/10 kg, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? सही, तो वही तरीका है ना जैसे पहले किया था, वैसे ही करना है। चलो भाई ट्राई करेंगे इसको भी, चलो भाई ट्राई करते हैं। हमने बोला सर N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 होता है। पहली बात ऑप्शन देखा तो न्यूटन 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 दिखा, मतलब कि एक जगह तो 1 न्यूटन लिख देता हूं मैं। N2 कैलकुलेट करना है भाई क्या बोलते हैं, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने क्या बोला, लेंथ का जो यूनिट आप मीटर लेते हो उसकी जगह लोगे 100 मीटर, मैंने लिखा ठीक है 100 मीटर ले लिया सर। केजी जो मास आप लेते हो, केजी मास जो आप लेते हो, मास की जगह लोगे 1/10 kg, हमने बोला ठीक है सर हम 1/10 kg भी ले लेते हैं। 1/10 kg इनटू लेंथ कितनी 100 मीटर, टाइम कितना 100 सेकेंड का स्क्वायर। हाँ चलो भाई न्यूटन की जगह लिख देता हूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 100 इंटू 100। भैया 100 का स्क्वायर तो समझते हो ना तुम लोग, और यहां लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मर जाता है, और 1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, 1/1000 कहलाता है। तो यहां से N2 का वैल्यू बनता है 1000, और N2 का वैल्यू 1000 बना तो क्या मैं यहां पे आके रुक जाऊं? N2 का वैल्यू 1000 बना है तो क्या मैं यहां पे आके रुक जाऊं? नहीं सर, हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें तो यूनिट ऑफ फोर्स बताना है इन द न्यू सिस्टम। तो जब हमने यहां पे लिखा N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, तो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 में ये है न्यू सिस्टम। अरे भैया जिसमें आप ये बातें कर रहे हो ये नया वाला सिस्टम आ गया कोई, और ये चल रहा था SI सिस्टम। एक था न्यू सिस्टम और एक चल रहा था SI सिस्टम। तो N1 यहां पे तो 1 न्यूटन कर दिया इज इक्वल्स टू N2 की जगह 1000 और U2, तो U2 का जो वैल्यू बनता है वो बनता है 1/1000 न्यूटन, और इट कैन बी रिटन एज U2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो U2 जो बनेगा 10 की पावर -3 न्यूटन बनेगा। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये आपने क्या बताया, यूनिट ऑफ द फोर्स इन द न्यू सिस्टम, ये नया सिस्टम था जिसमें यूनिट ऑफ फोर्स आपने बता दी है। ठीक है भाई, समझ आती है सारी बातें सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है अगर x बराबर AT + BT स्क्वायर है और x जो है वो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, t इज द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b इज सर क्या फिर से वही पुरानी बातें कर रहे हो यार? देखो जरा, किसी भी इक्वेशन में आप एक बात जानते हो कि LHS में जो क्वांटिटी होती है RHS में भी वही क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक एप्पल आम के बराबर नहीं हो सकता और एक आम एप्पल के बराबर नहीं हो सकता, है ना? चलो, सो बेसिकली हमने बोला सर जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे होगी सेम फिजिकल क्वांटिटी यहां पे भी होनी चाहिए, तो बोथ आर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब बोले तो अगर x यहां पे डिस्टेंस बोले तो AT भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सर जी AT जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम होगा, है ना?
तो t बोले तो टाइम होता है, तो a इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, तो a का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। a का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। पर सर रुको, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द किलोमीटर, तो चलो भाई इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। यहां पे किलोमीटर 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 लिख देंगे हम लोग, है ना। यहां पे लिखा किलोमीटर, तो a का यूनिट बनता है किलोमीटर पर सेकेंड। क्या उसने a का पूछा है, नहीं सर, उसने b का पूछा था। अब सर सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, एक एप्पल को एक मैंगो के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, एक मैंगो को एक मैंगो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर 80 है तो बीटी स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, मतलब जो 80 है वही बीटी स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी कि बीटी स्क्वायर भी डिस्टेंस का ही बराबर होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, यानी कि अगर 80 डिस्टेंस है तो बीटी स्क्वायर भी डिस्टेंस ही होगा। अच्छा ठीक है सर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और उसका स्क्वायर कर दिया। डिस्टेंस का यूनिट बोला उसने किलोमीटर, तो बी का यूनिट बन जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का यूनिट क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा ऐसी बातें, आपने जो लिखा था, अरे देखो जरा, ये एस स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा किलोमीटर एस का पावर माइनस का 2, किलोमीटर एस का पावर माइनस का 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात को, क्लियर, जल्दी पूरी कहानी, बढ़िया एकदम मस्ती में, है ना। चलिए भाई बहुत शानदार, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट क्या नहीं होगा सर, माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 का पावर माइनस का 6 सेकेंड। अगर वो बोलते हैं माइक्रो सेकेंड, दैट मींस 10 का पावर माइनस का 6 सेकेंड होता है। नहीं सर, ये तो टाइम का यूनिट होता है। हमें बताना है कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ये तो टाइम का यूनिट है। लीप ईयर, सर साल, एक साल समय होता है ये। अगर आप बोलते हो ना लीप ईयर, अरे लीप ईयर तुम्हें पता है ना, वो 30 होता है, 29 तक जाते हैं जिसमें हम लोग फरवरी के, है ना, तो हर 4 साल में एक बार होता है, तो ये भी तो टाइम है भाई। सो दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम। नहीं सर, लूनर मंथ, भैया वो चांद तुम्हें पता होगा क्या होता था उसमें, अरे यार लूनर मंथ इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम, इजंट इट? नहीं होगा, अरे हां। फिर पैरालैक्टिक सेकंड, ये एक नई बात है, इसको मैं तुम्हें सिखा देता हूं क्या मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड का। वैसे तो दिखने में तुम्हें यहां पे भी सेकंड दिख रहा है, तुम बोलोगे दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम, है ना, बट समझो बात को। पैरालैक्टिक सेकंड, या जिसको हम प्यार से पार्सेक भी कहते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड जिसको कि प्यार से हम लोग पार्सेक कहते हैं, इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल, स्पेलिंग देख लेना, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो पैरालैक्टिक सेकंड होता है ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस के लिए। और क्या मतलब है इसका, कितना होता है सर पार्सेक, ये भी बताते हैं आपको। आपने जाना होगा कभी ऐसी वाली बातों के बारे में कि अगर आपको एक आर्क दे दिया जाए तो आप बोलते हो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बोली है ऐसी बातें कभी आपने, बोली हैं कभी ऐसी बातें? तो यहां से रेडियस हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल। रेडियस कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन एंगल। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से सुनना बात को। कहा जाता है कि अगर if arc length is equals to 1 astronomical unit, अगर आर्क का जो लेंथ है वो 1 AU, AU बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इफ आर्क इज इक्वल्स टू 1 U एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, भैया तुम्हें पता होगा एंगल को मिनट्स और सेकंड्स में भी लिखते हैं। सर ये तो टाइम को लिखते थे, एंगल को भी तो लिखते हैं, डिग्री से छोटे होते हैं ये बेसिकली।
सर हमने तो यही पढ़ा था आज तक कि एंगल को डिग्री या फिर रेडियन में लिखा जाता है, ये क्या बात हुई, मिनट्स और सेकंड, ये तो टाइम में लिखते हैं ना। तो समझ लेना बात को कि आज के बाद थीटा को आप लोग जो लिखते हो वो 1 डिग्री लिखते हो। 1 डिग्री से भी छोटा अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हो मिनट्स में, फिर आप लिखते हो सेकंड्स में। ये 1 मिनट होता है, ये 1 सेकंड होता है, ये 1 डिग्री होता है ना। 1 डिग्री से जो छोटा होगा वो होगा 1 मिनट, 1 मिनट से जो छोटा होगा वो होगा 1 सेकंड। तो क्या बोलते हैं भाई, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। वही सारी बातें चल रही है जो हम पहले करते थे। और ये देखो 1 मिनट वाला है और ये 1 सेकंड वाला है, तो यहां से यहां कन्वर्जन करोगे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स भी होते हैं। ये वाली बातें याद रखना, ये एंगल के लिए हम यूज करते हैं यूनिट को, ठीक है। तो डिग्री में तो मेजर करते ही थे एंगल को, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम उसको मिनट में और सेकंड में भी कंसीडर करते हैं। तो 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड्स के। ये एंगल के लिए है, नॉट फॉर द टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज, परेशान मत होना बिल्कुल भी, थोड़ा आप समझदार बनो। सर ये तो टाइम के लिए होती थी ना, मिनट और सेकंड वाली बातें, बट समझो एंगल के लिए भी हम कंसीडर करते हैं, डिग्री से छोटे होते ये, है ना। तो अगर हमारा आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए और एंगल हमारा 1 सेकंड हो जाए, तो जो रेडियस होता है, देन जो रेडियस हमारे पास बनेगा वो होता है 1 पार्सेक। क्या बोला गया भैया, ध्यान से सुनना। अगर हमारा आर्क लेंथ, अगर ये आर्क हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, अगर ये एंगल हमारा 1 सेकंड हो जाए, है ना, अगर एंगल हमारा 1 सेकंड हो जाए, आर्क हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, तो जो रेडियस हमें मिलेगी वो 1 पार्सेक मिलेगी। जो रेडियस हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 पार्सेक। पार्सेक बोले तो पैरालैक्टिक सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है भाई, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। दिस इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको हम लोग। सो दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस क्या है असल में भैया, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। रेडियस, रेडियस क्या है भाई, डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है पार्सेक या फिर पैरालैक्टिक सेकंड। अब इसको नोट कर लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। इसको नोट कर लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी अभी तुम्हें बता देता हूं कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। चलो भाई मैं बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो क्या बोला हमने कि अगर हमारा आर्क लेंथ, अगर हमारा आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, अगर हमारा एंगल एफ, एंगल थीटा बराबर हो जाए 1 सेकंड के, देन जो रेडियस हमें मिलेगा वो होता है 1 पैरालैक्टिक सेकंड या फिर मैं बोलूं पार्सेक। जो लेंथ हमें मिलती है वो होती है 1 पार्सेक। सर ये क्या, हमें तो मीटर में पढ़ने की आदत है, हमें तो रेडियन में देखने की आदत है एंगल को। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर ये 1 सेकंड, है ना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है इट इज 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। कन्वर्जन है भाई, याद करना पड़ता है कभी को। सो इट इज 1.5 10 की पावर 11 मीटर। इसको सर ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो ये जानते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर होगा 1/60 मिनट के, और 1 मिनट जो होगा वो होगा 1/60 डिग्री के। तो मैंने बोला 1/60 मिनट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3600 डिग्री। नहीं समझे बात को, क्या बोले भैया, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, तो 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर। ध्यान से सुनना इस बात को, 1/60 मिनट इज 1 सेकंड। यहां पे देखो 1 मिनट है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो 1/60 मिनट जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 1/60 इंटू 60 डिग्री में चली जाएगी कहानी।
अरे 1 मिनट अगर 1/60 डिग्री है तो 1/60 मिनट जो है वो 1/60 इंटू 60 डिग्री हो जाएगा, और 1/60 मिनट 1 सेकंड के बराबर है, तो यही आपका 1 सेकंड के बराबर भी आएगा। तो क्या आपको डिग्री में और सेकंड में रिलेशन मिला? हां सर मिला। क्या आपको डिग्री में और सेकंड में रिलेशन मिल गया? 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना इसको 1/3600 डिग्री। सो 1 सेकंड जो है 1/3600 डिग्री लिख दूं यहां पे, इट इज योर 1/3600 डिग्री। पर पॉइंट इज की सर हम तो डिग्री में भी नहीं लेते हैं एंगल को। एंगल को किस में मेजर किया था, याद है आपको? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन में। तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए भाई, अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस काम को अंजाम देंगे। पहले इसको मैं अलग से डब्बे में बंद कर देता हूं, क्योंकि ये अलग कहानी हो गई है ना, ये हमारी अलग कहानी थी। इसको मैंने सितारे चमका दिए। ये मैंने आपको कन्वर्जन्स बता दिए सारे कि कैसे आप मिनट को 6 डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप कैसे सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट इज कि सर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे लिखना हैशटैग डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग डिग्री से रेडियन में। मान लीजिए अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दे दिया है, अगर आपके पास कोई एंगल है जो डिग्री में है, तो आप उसको क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपको एंगल मिलेगा वो मिलेगा रेडियन में। अगर जो एंगल आपके पास डिग्री में है, अगर कोई एंगल आपके पास डिग्री में है, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पाई/180 से मल्टीप्लाई करने से आपको वो एंगल रेडियन में मिल जाएगा। हैशटैग रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। हाँ जी, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आप जानते हो। अगर कोई एंगल आपको रेडियन में दे दिया जाए, अगर कोई एंगल आपको रेडियन में दे दिया जाए, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए तो आपको एंगल मिलेगा डिग्री में। अगर कोई एंगल डिग्री में है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करो तो वो रेडियन में बन जाएगा। अगर कोई एंगल रेडियन में है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करिए तो वो एंगल बन जाएगा डिग्री में। ठीक है, तो ये भी कन्वर्जन है भाई। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स फॉर अस। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। यहां पे 1/3600 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी, तो मैंने वो भी कर दिया। 1 अपॉन कितना लिखे यहां पे, 3600। चलो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, पाई/180 से। बहुत ही शानदार। तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो एंगल आज तक हमें 1/3600 डिग्री मिल रहा था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। तो मुझे एंगल पता चल चुका है, आर्क लेंथ पता चल चुका है, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। सो मैं लिखता हूं यहां पे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल। आर्क कितना था, ये था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय एंगल कितना था 1/3600, या फिर मैं अभी वैल्यू ही लिख देता हूं, इट्स 1 सेकेंड, है ना। फिर हमने कन्वर्जन भी कर लिया, हमने बोला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय इसको देखो भाई करते हैं कन्वर्ट रेडियन में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे इट्स 1/3600 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। सो आर का जो वैल्यू हमें सॉल्व करके मिलेगा वो कितना होगा, देखो ये 1.5 इंटू 10⁻11, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे लिख दिया 3600, और यहां पे 180 ऊपर चला जाएगा, यहां लिख दिया 180, और अपॉन में रह जाएगा पाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ध्यान रखना कि यहां पे जो रेडियस हमें मिला है वो कितना मिलेगा, 1 पार्सेक के बराबर मिलेगा। तो ये जो आपको वैल्यू पुट करने के बाद जो मिला है
इट इज इक्वल टू 1 पारसेक, और आई कैन से इट इज 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, तो 1 पारसेक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.1 10 का पावर 16 मीटर। सही है रिलेशन? ठीक है, चलिए भाई, बहुत शानदार हो गया। तो आज के बाद कोई तुमसे बोले कि भाई पैरालैक्टिक सेकेंड, कोई तुमसे बोले पैरालैक्टिक सेकेंड, तो बोलना पहली बात तो पारसेक बोल लो भाई साहब। दूसरी बात, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो पारसेक जो होता है वो असल में इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। लूनर मंथ भैया टाइम होता है ना, वो चांद का तुम्हें पता है ना, यहां पे भाई जिस पोजीशन से शुरू होता है उस पोजीशन तक फिर से जाने में जो टाइम लगता है दैट्स द लूनर मंथ। अराउंड कहते हैं लगभग 4 मंथ्स का या फिर 28 डेज के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये भी बेसिकली टाइम के लिए होता है। सेकंड बोला, साल बोला, महीने बोला, है ना। साल और ये महीने जो होते हैं वो टाइम के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 2 साल टाइम है ये, 3 महीने टाइम है ये, है ना। तो ये चीजें होती है, लेकिन यहां पे आके थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें भी पैरालैक्टिक सेकंड लिखा है, बट इट डज नॉट मीन्स कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस होता है। प्यार से इसको पारसेक कहेंगे। तो पारसेक का वैल्यू क्या होता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। पारसेक है क्या चीज कि अगर हमारे पास आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, एंगल हमारा 1 सेकंड हो जाए, तो जो रेडियस हमें मिलता है वो 1 पैरालैक्टिक सेकंड यानी कि 1 पारसेक के बराबर होगा। फिर हमने इसको वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी, तो हमने बोला ठीक है भाई वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने बोला आर्क लेंथ कितना होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर, तो हमने बोला इट इज 1.5 10 की पावर 11 मीटर। फिर बोला एंगल जो होता है वो 1 सेकंड है, तो भाई 1 सेकंड बोले तो 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री, भाई डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, तो एंगल हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो रेडियस जो हो जाएगा वो 1 पारसेक के बराबर होगा। चलिए भाई, तो यहां पे मैंने तुम्हें ये सब भी करके बता दिया है, और सॉल्व करने पे जो रेडियस मुझे मिला वो मिला 3.1 10 की पावर 16 मीटर, जो कि 1 पारसेक के बराबर होती है। तो मैंने बोला 1 पारसेक कितना हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है सवाल में, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल बोलता है इफ गिवन दैट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस bt प्लस ct स्क्वायर cos ओमेगा t, देन द यूनिट ऑफ a b c इज सेम एज दैट ऑफ। भैया यहां पे a इंटू b इंटू c है, यानी कि a b c का प्रोडक्ट किया है इन्होंने, मल्टीप्लीकेशन किया है यहां पे, तो प्रोडक्ट की बातें की जा रही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि a b c अलग अलग है। ए बी सी को की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी सी के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो बताइए क्या यूनिट बनेगी। हाँ, तो सर हमने बोला कि यहां से देखें, सो साइन ओमेगा टी इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अरे साइन का यूनिट पढ़ा है क्या तुमने कभी? कॉस का यूनिट पढ़ा है? टैन का यूनिट पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ना सर, इनकी तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, कोई यूनिट नहीं होता है। सो लिखना यहां पे हैशटैग ऑल ट्रिगो फंक्शंस, ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर यूनिटलेस, 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 है ना। चलिए भाई, तो जितने भी ट्रिगो फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, यूनिटलेस हो जाएंगे। तो साइन ओमेगा टी यूनिटलेस है, सिमिलरली कॉस ओमेगा टी भी यूनिटलेस होता है। ठीक है सर, समझ गए बात को। पर इक्वेशन को देखो, यहां पे y जो होगा वो डिस्टेंस है, y जो हो जाएगा डिस्टेंस है। तो हमसे कहा जाता है कि एक मैंगो मैंगो के बराबर हो सकता है, बट एक मैंगो एप्पल के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये मैंगो है तो इसको भी मैंगो होना पड़ेगा, तो ये भी डिस्टेंस y होना चाहिए, डिस्टेंस ही होना चाहिए। इसको भी डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि सेम क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, और इसको भी डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि सेम क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। ये वाली बात तो आप सभी जानते हैं। तो अगर मैंने बोला y का यूनिट y होगा, छोड़ो अभी, हमें इससे मतलब नहीं है, तो a का यूनिट क्या हो जाएगा, a का यूनिट चलिए देखते हैं। सर y का जो यूनिट है, अगर वो y ही ले लूं, क्योंकि ऑप्शन मेरा y के फॉर्म में है,
समझो, यहां पे ऑप्शन मेरा y के टर्म्स में है। चलो मैं एक काम करता हूं, y का यूनिट मैंने मीटर में ले लिया, मान लो भाई, मान लो y को मैंने ले लिया मीटर में, और टाइम जो है वो है सेकंड में। y डिस्टेंस हो गई मीटर में, और जो टाइम था वो हो गया सेकंड में। तो a का यूनिट बता सकते हो मुझे तुम लोग? a का यूनिट क्या हो जाएगा? सॉल्व करने पे पता चला तो a साइन ओमेगा t, इसका जो यूनिट ये है, ये भी डिस्टेंस ही है। सो a साइन ओमेगा t ये मीटर में हो जाएगा। साइन ओमेगा t यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो a का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर। a का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। बहुत ही शानदार। तो a का जो यूनिट है वो मीटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर मैं अगले टर्म पे आया, मैंने बोला bt भी डिस्टेंस है भाई, bt जो है वो भी क्या है? डिस्टेंस है। सो b इंटू टाइम किस में है? सेकंड में है। डिस्टेंस किस में होती है? मीटर में होती है। सो b बन जाएगा मीटर पर सेकंड। आपको कैसे पता चला कि सर ये y डिस्टेंस होता है? अभी मैंने सोचा ऐसा, क्योंकि जनरली आगे चल के जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये बात ध्यान रखना कि x y वगैरह वाली बातें मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है ना? ये जो टर्म्स होते हैं ना एक्स वाई जेड वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज की जाती है, इसलिए बस मैंने सोच लिया ऐसा, ठीक है। सो बी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, वाई अपॉन टी, है ना। सिमिलरली मैं यहां पे आ रहा हूं, सी टी स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी क्या है भाई? डिस्टेंस है। सो c इंटू सेकेंड का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इट्स यूनिट लेस इज मीटर, तो c का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया मीटर की जगह y लिख दिया जाए, सेकेंड की जगह टाइम लिख दिया जाए, तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। चलो भाई, मैंने बोला जहां जहां मीटर दिखता है वहां वहां y लिखूंगा, तो a का यूनिट मैं लिख देता हूं इट इज y, b का यूनिट मैं लिख देता हूं इट इज y बाई टी, और c का लिख देता हूं इट इज y बाई टी स्क्वायर। जहां मीटर था वहां y लिख दिया, जहां पे सेकंड है वहां टाइम लिख दिया। उसने बोला भैया a का यूनिट बनता था मीटर, a का यूनिट मीटर बनता था, बट ऑप्शन में मीटर नहीं दिख रहा था, है ना। क्या बोले भाई? a का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, पर ऑप्शन में कहीं पे मीटर वगैरह दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा सर। तो मैंने बोला जहां जहां मीटर है वहां पे y लिख देना, जहां जहां सेकंड है वहां पे t लिख देना। तो जहां मीटर है वहां y लिख दिया, जहां मीटर और सेकंड है तो वहां पे y अपॉन टी कर दिया, जहां मीटर अपॉन सेकंड क्यूब है, स्क्वायर है, वहां पे कर दिया y अपॉन टी स्क्वायर। तो देख लो, a की जगह y लिखूंगा, b का यूनिट लिखूंगा y बाई टी, c का यूनिट लिखा जाएगा y बाई टी स्क्वायर। तो ये सब मैंने कर दिया। अब उसने बोला है abc का यूनिट क्या हो जाएगा, तो abc का यूनिट हो जाएगा y इंटू y बाई टी इंटू y बाई टी स्क्वायर। तो हो जाएगा y क्यूब अपॉन टी क्यूब, y क्यूब अपॉन टी क्यूब, और प्यार से लिखना है y अपॉन टी का होल क्यूब कर सकते हो आप लोग इसको। सो बोला जाता है ABC का जो यूनिट होगा वो होगा y बाय टी का होल क्यूब। तो y बाय टी का होल क्यूब ये रहा डी ऑप्शन में। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। सो y बाय टी का होल क्यूब हमें डी ऑप्शन में मिल गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी बातें, है ना। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड अगला सवाल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई पार्टिकल की स्पीड दे दी है ये आपको। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो A1 और A2 की जो यूनिट होगी वो क्या होनी चाहिए? A1 और A2 की यूनिट क्या होनी चाहिए? सोचो जरा, सोचो जरा, A1 और A2 का यूनिट क्या होगा? सोचा कुछ? सर पहली बात फिर से वही है, सेम क्वांटिटीज इक्वेट हो सकती है, यानी कि अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होगी, पहली बात तो। हां सर सही बात बोले हो, अगर ये स्पीड है ये तो पूरा स्पीड होना चाहिए। तो मैंने बोला A1 cos A2t इज नथिंग बट स्पीड। भैया cos ट्रिगो फंक्शन है, इट इज यूनिटलेस, ये तो यूनिटलेस हो जाता है। तो A1
का जो यूनिट बनेगा वो स्पीड के यूनिट के बराबर है, यानी कि मीटर पर सेकेंड। सो A1 का यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड। बट सर यहां पे देखो तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन बी सी डी तीनों ऑप्शन सेम आ रहे। ओहो, मुझे A2 के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिगो फंक्शन के आगे जो ये लिखते हो आप, ये क्या होता है? जैसे आपने यहां पे दिखा कॉस थीटा, तो ये क्या है बेसिकली? एंगल। अरे ट्रिगो फंक्शन के अंदर जो लिखते हो वो क्या होता है बेसिकली? एंगल। कॉस थीटा, तो यहां पे A2t क्या हो जाएगा? एंगल। तो मैंने यहां पे बना कॉस ऑफ A2t, तो ये A2t क्या है? एंगल, और एंगल का यूनिट होता है रेडियन। तो मैंने बोला ओहो अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं, तुम कंफ्यूज हो गए। अगर पूरा कॉस के साथ लिखा है तो वो यूनिटलेस है, समझ इस बात को। अगर कंप्लीटली कॉस के साथ लिखा है तो वो यूनिटलेस होता है। लेकिन अगर कॉस को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, कॉस को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो जो ये बचता है ना, इट इज योर एंगल। और एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। सो A2t इज नथिंग बट रेडियन। टी बोले तो टाइम, टाइम होता है सेकंड में। सो A2 इंटू सेकेंड इज योर रेडियन। सो यहां से A2 का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा रेडियन पर सेकेंड। A2 का यूनिट क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। तो कहां दिखता है आपको? रेडियन पर सेकेंड। बट ये तो मीटर स्क्वायर है, यूनिटलेस, गलत बात है। मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और डी ऑप्शन भी गलत बात है। अगर वो एक साथ लिखा है तो वो यूनिटलेस होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ट्रिगो फंक्शन को हटा दो, जैसे ट्रिगो फंक्शन को हटाया तो जो रह जाता है वो एंगल होता है। ये तो जानते हो ना आप लोग। ट्रिगो फंक्शन आएगा तो वो यूनिटलेस हो जाएगा। ट्रिगो फंक्शन को हटा दो तो बचता है एंगल, और एंगल का यूनिट होता है रेडियन। तो ये हो गया रेडियन, और अपॉन में सेकंड जा रहा है, रेडियन पर सेकंड हो गया। नहीं आया समझ? सिंपल थी बातें। चलिए भाई नोट कर लो इसको भी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए भाई, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमारा जो ये पार्ट है डीपीपी सॉल्यूशंस का, और डीपीपी फर्स्ट का जो सॉल्यूशन था उसका समापन होता है। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन यहां आए थे वो सब आपको समझ आए होंगे, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। और फिर भी कोई डाउट रहे तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना @maxwelldemons, वहां पे मैं अवेलेबल हूं, तो वहां पे आके तुम मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ लेना आके, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतनी ही बातें। बाकी DPP2 का सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।